दोस्तों, अगर हम बात करें शक्तियों के पृथक्करण की, तो हमेशा भारत में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप देखने को मिलता है। वहीं अगर अमेरिका जैसे देश की बात करें तो देश में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूर्ण शक्ति पृथक्करण देखने को मिलता है। आज हम भारत के संदर्भ में उन्हीं हस्तक्षेपों में से एक मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर, जो केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच बहस का मुद्दा बना रहता है। तो हम देखेंगे संविधान में क्या प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर क्या निर्णय दिए हैं और सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है और वर्तमान में क्या स्थिति है। इसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन को देखेंगे। ये लेक्चर आपके पीसीएस हो या यूपीपीएससी हो या अदर स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो, सब के लिए बराबर इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, आपके प्री के भी दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, मेंस की दृष्टि इम्पॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों रहा। तो हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दो नए न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 34 न्यायाधीशों की जो निर्धारित संख्या थी उसकी स्वीकृत पूर्ण संख्या पूर्ण हो गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ न्यायपालिका और ट्रिब्यूनल से रिलेटेड संविधान में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या फैक्ट हैं, उसको जो है थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच है, भाग 5 के अध्याय 4 में दिया गया है। संघ की कार्यपालिका शीर्षक से ये चैप्टर है। उच्च न्यायालय से जुड़े प्रावधान की बात करें 214 से 232 के बीच में दिया गया है, भाग 6 के अध्याय 5 में है। राज्य के उच्च न्यायालय के शीर्षक से ये चैप्टर चालू है। इसके अलावा अगर अधीनस्थ न्यायालयों की बात करें तो अनुच्छेद 233 से 337 के बीच भाग 6 में ये प्रावधान किए गए हैं। ट्रिब्यूनल से संबंधित बात करें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे जो है भाग 14 का जोड़ा गया और 323 ए और 323 बी जो है ये आर्टिकल जोड़े गए। 323 ए प्रशासनिक अधिकरणों से जुड़ा हुआ है, 323 बी अन्य ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ है। तो यूपीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था और यूपीएससी में भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहरहाल देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। अगर सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और शक्ति की बात करें तो मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में 8 न्यायाधीश थे। पहले की बात कर रहा है, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। संसद को यह अधिकार है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, कमी नहीं कर सकता। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश को लेकर कोरम है। ठीक है, ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यही ऑप्शन दे दिया है। तो संसद क्या है, संसद जो है न्यायाधीशों की संख्या में कमी नहीं कर सकता बल्कि बढ़ा सकता है। 34 से जो कुछ भी कर सकता है लेकिन 34 से नीचे नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं तो न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो संविधान में 124(3) के अनुसार प्रावधान है कि एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 साल या लगातार 2 ऐसी न्यायालयों में सेवा की हो। वैकल्पिक रूप में कम से कम 10 वर्षों के लिए क्या उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। कुल मिलाकर 2 या 2 से अधिक विभिन्न न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो और राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो। ठीक है, तो ये कुछ जो है उसकी योग्यताएं हैं नियुक्त होने के लिए। तो ये रही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। नियुक्तियों के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के देखेंगे तो 124 के खंड 2 में अंतर्गत की जाती है। राष्ट्रपति सूचित नियुक्तियों करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ परामर्श करता है। ठीक है, तो ये संवैधानिक प्रावधान है। अगर शपथ की बात करें तो न्यायाधीश जो है वो शपथ लेते हैं। ध्यान रहे, प्रत्येक की नियुक्ति जो है न्यायाधीश को राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष जो शपथ लेनी होती है और उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। तो भारत में संविधान संप्रभुता
भारत के संविधान संप्रभुता अखंडता को बनाए रखना, भय या पक्षपात के बिना कर्तव्यों का पालन करने की प्रतिबद्धता शामिल है। तो ये शपथ लेते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा बात करें कार्यकाल और उनको हटाए जाने की बात करें तो संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई निर्धारित न्यूनतम समय सीमा तय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। हालांकि एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर 65 वर्ष के पूर्व भी इस्तीफा दे सकता है। वेतन और भत्ते की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश या पेंशन की बात करें तो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो इनके वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार है, ये भारत की संचित नीति पर भारित होते हैं और इस पर जो है संसद में मतदान नहीं होता है। ठीक है, इसका कारण है कि इससे जो है सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्था को जो है इन सब मुद्दों से निर्मुक्त रखना, ठीक है, उनको तटस्थ रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सेवानिवृत्त के बाद क्या प्रतिबंध है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के। तो उन पे जो है प्रतिबंध की बात करें तो भारत में किसी भी अदालत में कानून अभ्यास करने या किसी भी सरकारी प्राधिकरण के समक्ष वकालत करने पर प्रतिबंध लगाता है जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। सेम यही लाइन जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में जो है प्रीवियस ईयर में उठाकर दे दिया गया है एक ऑप्शन में। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो इसीलिए आपको लाइन टू लाइन दिया गया है ताकि आप जब इसका पीडीएफ जो है हमारा टेलीग्राम चैनल चल रहा है यहाँ पर, आप स्टडी ऑन आईएएस, स्टडी ऑन पीसीएस पर दोनों पर मिलेगा, दोनों एग्ज़ाम से संबंधित है। आप वहाँ से पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट लाइन टू लाइन यही जो है दिया गया है। अगर निष्कासन की बात या पद से हटाने की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति के आदेश से क्या मतलब है, यानी संसद के प्रत्येक सदन द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता होती है और विशेष बहुमत द्वारा ही हटाया जा सकता है, यानी सदन की कुल सदस्य का बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। अब आधार क्या है हटाने का, तो दुर्व्यवहार या अक्षमता दोनों में से कोई भी। संसद के पास अभिभाषण प्रस्तुत करने या न्यायाधीश की दुर्व्यवहार, अक्षमता जांच करने, सिद्ध करने की प्रक्रिया विनियमित करने का अधिकार है। ठीक है, कमेटी बनती है तो वो जांच करती है। एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं। उनके कार्यकाल की अवधि सिद्ध कदाचार, अक्षमता को छोड़कर उन्हें हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो संसद में जो है कमेटी बनाई जाती है, फिर जो भी उन पर आरोप लगे रहते हैं उसकी जांच होती है। उसके बाद जो है वो जांच जो है सदन में प्रस्तुत की जाती है और उसके बाद अगर उसको स्वीकार कर लेता है स्पीकर तो जो है वो आगे बढ़ाया जाता है, अगर नहीं करता है तो फिर वहीं से वो समाप्त हो जाता है। अगर न्यायिक नियुक्तियों के लिए कोलेजियम प्रणाली जो है की बात करें तो कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय की। ठीक है, और कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नत, स्थानांतरण का निर्णय लेते हैं। ध्यान रखना है, कोलेजियम जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके पदोन्नति और ट्रांसफर का निर्णय लेते हैं। भारतीय संविधान में कहीं भी कोलेजियम शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अब ये कैसे विकसित हुआ इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से स्थापित किया गया है। कोलेजियम के विकास की बात करें, जब मामला आया, प्रथम न्यायाधीश मामला आया 1989 में, तो उसमें क्या निर्णय आया कि 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित हो गई। यानी उस टाइम में कार्यपालिका यानी सरकार ही सारा कुछ निर्णय करेगी। फिर दूसरा मामला आया 1993 में। इसमें क्या हुआ, इसमें सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट करते हुए कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत की और परामर्श यानी राष्ट्रपति की परामर्श की जब जहाँ तक बात है उसका अर्थ वास्तव में सहमत से लगाया गया इस मामले में, दूसरे मामले में। इसके बाद क्या हुआ, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सीजीआई की व्यक्तिगत राय नहीं होगी बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।
तो ये तो दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 में आया, इसमें ये निर्णय आया। इसके बाद जब तीसरा मामला आया 1998 में सर, तो राष्ट्रपति द्वारा एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 के तहत की बात करें तो उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कोलेजियम का विस्तार किया गया। ठीक है, पहले 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श लेने की बात की गई, इसके बाद कोलेजियम में जो है 5 सदस्यीय निकाय जो है का विस्तार किया गया, जिसमें सीजीआई और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल थे, और जो आज तक चला आ रहा है। फिर इसके बाद मामला आया 2015 का। 2015 का मामला क्या था, तो केंद्र सरकार ने 99वां यानी 99वां संवैधानिक संशोधन जो है 2014 में किया, और उसमें जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ने जो है एक निकाय बनाया गया जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है करेगा, यानी कोलेजियम प्रणाली को बदल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है नाराज़ हो गया। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब जो है हमारे सीजीआई का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी सरकार रही हो तो इससे क्या सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो गया। उसने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर 2015 में उसने क्या किया, इसको जो है यानी एनजेएसी को रद्द कर दिया। ठीक है, यानी उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, और इससे भी जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं 2017 में। अब 2021 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो मैंने आपको पहले ऊपर पढ़ाया है या बताया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2021 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 दिया गया, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने का कार्य करने हेतु बुलाया जाता है, जिसकी चर्चा हमने सीधे सीधे आगे की थी। तो जैसा हमने कहा था कि 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए सीधे सीधे उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शन 2 दिया है, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पूर्व यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो इसमें देखेंगे दोनों बातें सही हैं। ये आर्टिकल 128 के प्रावधान है और आर्टिकल 137 में ये प्रावधान है। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन 1 दिया गया है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक यानी जुडिशियल रिव्यू से परे कर दिया, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन था, भारत के संविधान का जो 99वां संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि वह न्यायपालिका स्वतंत्रता को अतिक्रमण करता था। तो जैसा अभी हमने ऊपर ही बताया, तो ये कब आया था, 2014 में आया था, 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, ये बात जो है बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये जो 44वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है, ये है 39th अमेंडमेंट 1975। ये कौन सा काल था, इमरजेंसी पीरियड था 1975 से 1977। इसकी चर्चा भी थोड़ा सा आगे करेंगे, जस्ट ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे आया। तो इसी दौरान जो है आयरन लेडी ने जो है ये अमेंडमेंट किया था। ठीक है, कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन इन्हीं से जुड़ा मामला था और हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला था। तो इन्होंने जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा नहीं, ये 39th अमेंडमेंट किया। उसके बाद जो है ये प्रधानमंत्री का निर्वाचन जुडिशियल रिव्यू से हटा दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन 2 एक गलत हो जाएगा, 2 सही है, यानी इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब देखिए, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत के विकास का 50 साल पूरे हो गए हैं। 1973 में आया था, ठीक है, केशवानंद भारती मामला। 1951 में नवीं अनुसूची आई थी। नवीं अनुसूची मूलतः जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित है। और ये सब जितना भी है, ये सब विवाद है डीपीएसपी को लेकर और वर्सेस जो है फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ए गोपालन वाद, शंकरी प्रसाद वाद, सज्जन सिंह वाद, इसमें क्या हुआ था, इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने 368 के तहत संसद की यह शक्ति दी गई है कि वह मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है। तो पहले इन 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट को जो है संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद 1965 का मामला आया। इस टाइम क्या था, इस टाइम जो है भारत चाइना
वार हुआ था। तो इसके बाद जो है इंदिरा गांधी को मेजॉरिटी कम मिली थी। फिर आया 1967 में गोलकनाथवाद। तो ये पंजाब के ज़मींदार थे, तो इनकी ज़मीन जो है नवीं अनुसूची में के तहत जो जमींदारी प्रथा उन्मूलन के तहत जो है छीन ली गई थी। तो ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि 368 ने संसद का संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं की है और मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें माना कि संशोधन किया जा सकता है, इसमें माना जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। किसके लिए? डीपीएसपी के लिए। ठीक है, जो उसमें प्रावधान है कि सोशल जस्टिस के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर आया 1971। गोलकनाथवाद ने ही 24वां और 25वां संविधान संशोधन का जो है बेस तैयार किया था, और 24वें 25वें संविधान संशोधन ने जो है केशवानंद भारती का जो है बेस तैयार किया था। तो कुल मिलाकर जो है फिर 1971 में जो है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नागरिकों के मूल अधिकार सीमित है, संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। इसमें तो माना कि नहीं कर सकती है, इसमें माना कि 24वें में कर सकती है। फिर आया 25वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद आया केशवानंद भारती मामला, केरल। ठीक है, तो इसमें जो है इनमें केशवानंद भारती को उनको ज़मीन तो नहीं मिली, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये हो गया शॉर्ट रिव्यू, क्योंकि इसके 50 साल जो है पूरे हुए, इसलिए जो है इसको हमने अभी चर्चा किया। और ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे आप तक के सबसे हाईएस्ट बेंच बैठी है, 13 जजों की बेंच बैठी, आज तक इससे ज़्यादा बेंच बैठी नहीं है। ठीक है, और गोलकनाथ मामले को जो है इसमें 9 जजों की बेंच बैठी थी, इसको पलटने के लिए इससे ज़्यादा बेंच बैठी केशवानंद भारती वाले में। जब इसको अगर पलटना होगा तो इससे ज़्यादा जजों की बेंच जो है बैठानी होगी। तो ये 50 साल पूरे हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, तो ये केशवानंद भारती जी और ये जो है 13 जज हैं, इनके बारे में दिया गया है। 9वीं अनुसूची की पृष्ठभूमि हमने बता दिया कि 8 मई 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको जो है लाया था। ध्यान रखिएगा, 9वीं अनुसूची 1951 में आई थी। अब बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया भारत का संविधान के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन 1 दिया गया, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 2 दिया, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन गलत है। यानी जो सेंट्रल लॉ है 43वां संविधान संशोधन द्वारा ये लाया गया कि अगर कोई भी सेंट्रल लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो मौलिक आधार है उसके खिलाफ है, तो जो है उच्च न्यायालय भी उसको जो है अवैध घोषित कर सकती है, और ऑप्शन 2 तो गलत है ही। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत में जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है? तो इसमें जो है ऑप्शन 1 सही होगा कि विधियों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता के विषय पर व्याख्यान करने की न्यायपालिका का अधिकार है, यानी वो रिव्यू कर सकती है। ठीक है, उस पर अपने विचार दे सकती है। फिर आया एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नहीं थी? 2012 में क्वेश्चन, तो संसद में नहीं थी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा था भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? तो इसमें देखेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, एक तो ये। दूसरा जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जाता है, ठीक है, परामर्श करके, ये भी बात सही है। न्यायाधीशों के वेतन भारत के संचित नीति पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल अपना मत नहीं देना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियों सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श की जाती है, तो ऑप्शन इसमें 4 जो है गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अगर आपको ये नहीं पता है कि विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है, तो मतदान तो होता नहीं, पहली बात। ठीक है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 गलत है। 4 जहाँ जहाँ हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बचा कौन सा? 1 और 2। एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। और 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, सेम ऑप्शन जो है
ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय के पास अपने निर्णय की समीक्षा की शक्ति है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय। अभी इसके पहले बात की, तो इसमें जो है एक और दो जो देखेंगे तो दोनों जो है सही है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका जो पीडीएफ है स्टडी ऑन पीसीएस, स्टडी ऑन आईएएस पर मिल जाएगा। ये सॉरी, ये लेक्चर आपके पीसीएस के लिए, आपके आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पीसीएस का इस बार का अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो अपना जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका वो चेंज कर रहा है। तो इसीलिए मैंने जो है यूपी पीसीएस के बैक ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। फैक्चुअल जानकारी इसमें मिल गई, आईएएस के क्वेश्चन कैसे पूछे गए, ये आपके पीसीएस के लिए भी जानकारी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। ध्यान रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर के 50 साल पूरे हुए हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है ये आपको देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या आप देख के इसको आपको दिमाग में रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर में अभी तक क्या क्या शामिल किए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।